जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल जीके का एक और मॉक टेस्ट। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो भी मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं उनकी एक सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिए और वहाँ से अपने प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हो। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। 20 प्रश्न के हैं जीके के इसमें। तो पहले प्रश्न की ओर दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और क्या कहता है, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों वेतन निधि का सिद्धांत ये किसके द्वारा दिया गया ये हमें बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, जे.आर. हिक्स के द्वारा वेतन निधि का सिद्धांत दिया गया था। जे.आर. हिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है। दोस्तों कीमत प्रक्रिया के बारे में बात हो रही है और हमसे पूछा है कि किसकी विशेषता है। तो दोस्तों कीमत प्रक्रिया का मतलब क्या है, जब आपके पास पैसा होगा और पैसा किस में होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कीमत प्रक्रिया जो है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता होती है। क्लियर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक में यदि बैंक दर में वृद्धि कर दे रिजर्व बैंक तो क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले जाने कि बैंक दर होती क्या है। दोस्तों बैंक दर का मतलब है कि आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है, और ये जो लोन होंगे वो उसके लॉन्ग टर्म के लिए लोन दिए जाते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक जब बैंकों को एक लॉन्ग टर्म मतलब दीर्घ अवधि के लिए लोन देता है तो इसे कहा जाएगा बैंक दर। तो आप याद रखिएगा कि बैंक दर में आरबीआई बैंकों को लोन देता है, मतलब जो आरबीआई के जो बैंक है वो आरबीआई से क्या लेते हैं, पैसा लेते हैं। इतना आप समझे। अब इसने कहा कि बैंक दर में वृद्धि कर दे। दोस्तों यदि बैंक दर को में वृद्धि कर दी जाए तो क्या होगा, बैंक दर में वृद्धि हुई तो बैंक की जो ब्याज की दर है वो क्या होगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। जब ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो क्या बैंक आरबीआई से आसानी से लोन लेंगे, नहीं ले सकेंगे। तो फिर क्या होगा कि आरबीआई से जब लोन नहीं लेंगे बैंक तो क्या होगा, बैंकों के पास पैसे की कमी भी हो सकती है। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। एक तो मुद्रा की तरलता में कमी, क्यों, क्योंकि जब बैंक रेट महंगी हो गई, ब्याज की दर महंगी हो जाएगी तो आसानी से बैंक उस आरबीआई से लोन नहीं लेंगे, तो मुद्रा की पूर्ति या तरलता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। दूसरा और क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी हो जाएगी। ये भी कौन सा, बैंकों की जो सृजन क्षमता है, जो साख है, उसमें भी कमी देखी जाएगी। तो इसका सही जवाब क्या बनेगा, एक तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3, इन दोनों में क्या होगा, आपका कमी देखी जाएगी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 1 और 3 जो है इसके सही जवाब होंगे। तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। बैंक दर में वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो तरलता में कमी आएगी, और दूसरा बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी आ जाएगी। तो दोनों आपके कथन सही हैं, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों हम बात करें आरबीआई कब बना था, तो आरबीआई 1 अप्रैल 1935 को इसका औपचारिक उद्घाटन कर दिया गया था। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का औपचारिक उद्घाटन हुआ, और ये आरबीआई की स्थापना किस शहर में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता में, और कलकत्ता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा भी है, ये भी आप याद रखिएगा। और मैं आपको बताऊं जो आरबीआई है इसका लोगो क्या है। दोस्तों आरबीआई का लोगो है ताड़ का पेड़, और ताड़ के पेड़ के नीचे बंगाल टाइगर, ताड़ के पेड़ के नीचे बंगाल टाइगर, ये आरबीआई का लोगो है, याद रखिएगा। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ। वैसे भारतीयों में पूछेगा तो सीडी देशमुख पहले गवर्नर थे। आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, और आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है। दोस्तों आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक का होता है। आरबीआई का लेखा वर्ष जुलाई से जून तक का होता है, ये आप याद रखें। आरबीआई का वित्त वर्ष कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च। आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फिर क्वेश्चन संख्या 4, क्या कहा गया, चैलेंजर गर्थ किस महासागर में स्थित है। तो ये हमें बताना है चैलेंजर गर्त ये कहाँ पर है। दोस्तों चैलेंजर गर्त का जो संबंध है ये मैरियाना ट्रेंच से है, और मैरियाना ट्रेंच का दक्षिणी भाग चैलेंजर गर्त है। तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका चौथे का ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर।
चैलेंजर गर्त जो है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है दोस्तों। दुनिया में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, ये भी आप याद रखिएगा। आपको एक मैप दिखाता हूँ दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे, ये है हमारी मैरियाना ट्रेंच। इसका कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार। ये वाला भाग आप देख रहे होंगे, ये आपकी मैरियाना ट्रेंच। और मैरियाना ट्रेंच का ये जो रेड वाला बिंदु आप देख रहे होंगे छोटा सा, यहाँ पे ये है आपका चैलेंजर गर्त। तो ये पूरा प्रशांत महासागर है ये वाला, और प्रशांत महासागर का जो दक्षिणी भाग है, मतलब मैरियाना ट्रेंच का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है, चैलेंजर गर्त है। और चैलेंजर गर्त जो है आप देख रहे होंगे, इसके पश्चिम में क्या है, इसके पश्चिम में फिलीपींस है। तो ये आप देख रहे होंगे फिलीपींस। तो इसके उत्तर में क्या है आपका, ये जापान है। तो फिलीपींस के पूरब में चैलेंजर गर्त मिलेगी प्रशांत महासागर में। क्लियर दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा, चैलेंजर गर्त प्रशांत महासागर में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया हिंद महासागर। हिंद महासागर का सबसे जो गहरा बिंदु है वो क्या है दोस्तों, हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सुंडा ट्रेंच। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु है सुंडा ट्रेंच, याद रखिएगा दोस्तों। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम पर रखा गया है, मतलब भारत के नाम पर हिंद महासागर का नाम रखा गया। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में वह कौन सी जगह है जहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन होता है? भारत में कौन सी जगह है जहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन होता है? दोस्तों ये जो भाग है आपका, ये वाला भाग, ये है आपका कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी में मिलन होता है इन तीनों जल निकायों का, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। ये आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अगुलहास की धारा हिंद महासागर की धारा है, मोजाम्बिक की धारा हिंद महासागर की है, मेडागास्कर की धारा हिंद महासागर की है। ये सारी गर्म जल धाराएं, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे लिखा गया आपका अटलांटिक महासागर। दोस्तों अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है प्यूर्टो रिको। अटलांटिक महासागर की सबसे गहरी खाई है प्यूर्टो रिको, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो ये इसका सही जवाब क्या होगा आपका, ऑप्शन ए, प्रशांत महासागर से संबंधित है चैलेंजर गर्त। दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन है, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? एक संस्था है ये, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ पर है? ये मुझे कमेंट में लिख के बताना है जरूर आपको। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो दोस्तों भारत में हीरे का जो उत्पादन है ये किस प्रकार की चट्टानों में देखा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, विंध्य श्रेणी की चट्टानों में हीरा पाया जाता है। दोस्तों भारत में हीरे की खान भी है जिसका नाम है पन्ना की खान, और ये मध्य प्रदेश में है। तो पन्ना की खान जो है ये हीरे के लिए प्रसिद्ध है, किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। ये आप याद रखना, ये पूछता है एग्जाम में, पन्ना की खान किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है दोस्तों मैं आपको बताऊं, जब बात हम कर रहे हैं हीरे की, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक रिफ्रैक्ट इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? दोस्तों हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है? तो दोस्तों हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है 2.42। अच्छा क्या मतलब है इस अपवर्तनांक का? दोस्तों इसका मतलब है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा हीरे में प्रकाश की चाल का अनुपात कितना होगा, वो होता है 2.42। तो ये आप याद रखिएगा, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक 2.42 होता है। दोस्तों पृथ्वी पर जितने भी मतलब ज्ञात पदार्थ हैं उसमें सबसे कठोर पदार्थ होता है आपका हीरा इस धरती का सबसे कठोर पदार्थ है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा कठोर क्यों होता है? दोस्तों हीरे की कठोरता का कारण है कि हीरे में 4 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो प्रबल सहसंयोजी बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा कठोर होता है। दोबारा सुनिए, हीरे में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन प्रबल सहसंयोजी बंध के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, इसलिए हीरा जो है वो कैसा है, वो सबसे कठोर पदार्थ है। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछेगा कि हीरे में कैसा बंध होता है? तो हीरे में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजी बंध होता है, याद रखिएगा। हीरे के अंदर कौन सा बंध पाया जाता है? सहसंयोजी बंध। और हीरा किसका अपर रूप है? हीरा कार्बन का अपर रूप है। दोस्तों क्या हीरा विद्युत का कुचालक है? तो आप बताएंगे हाँ, हीरा विद्युत का कुचालक होता है। अच्छा हीरा विद्युत का कुचालक क्यों है?
तो हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, हीरे में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण हीरा जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। ये भी आप याद रखें। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ हीरों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हीरे का बंधन कोण कितना बनता है, हीरे का बंधन कोण कितना है, तो हीरे का जो बंधन कोण है वो है आपका 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री हीरे का बंधन कोण है। ये आप याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, पूछ भी जाता है। अगला, अगर आपसे पूछा जाए हीरे के बारे में कि हीरे का जो हीरे में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई कितनी होती है, दोस्तों हीरे में कार्बन कार्बन बंध की लंबाई होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। और हीरे का गलनांक कितना होता है, दोस्तों हीरे का गलनांक होता है आपका 3843 केल्विन, 3843 केल्विन यह हीरे का गलनांक होता है। ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो हीरा है, हीरा भारत में कहाँ तराशा जाता है, तो सूरत, सूरत को भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है। तो भारत में हीरे तराशने के कारखाने कहाँ पर हैं, सूरत में। डायमंड सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा गया है, सूरत को कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप इसके बारे में याद रखें। भारत में किस प्रकार की चट्टानों में हीरा मिलता है, विंध्य की श्रेणी में मिलता है। दोस्तों चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन संख्या 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कहा गया, वरना तथा मूसी किसकी सहायक नदियां हैं। दोस्तों वरना और मूसी ये किसकी सहायक नदियां हमें बताना है। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कृष्णा की सहायक नदी है वरना और मूसी। दोस्तों हम बात करें कृष्णा नदी की, तो ये गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी के बाद प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी का नाम है कृष्णा नदी। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर के पठार से। महाबलेश्वर के पठार से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों कृष्णा नदी जो है ये, इन पे कुछ बांध भी बने हुए हैं। जो कृष्णा नदी है तो इस पे कुछ बांध है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए भारत में एक बांध है अलमाटी बांध, अलमाटी बांध ये तमिलनाडु में है अलमाटी बांध। तो अलमाटी बांध मतलब किस नदी पर है, कृष्णा नदी पर। दूसरा आंध्र प्रदेश में एक बांध है श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध या नागार्जुन श्रीशैलम बांध, ये किस नदी पर है, तो ये कृष्णा नदी पर है। ये भी आप याद रखिएगा, श्रीशैलम बांध। और उसके बाद में अगर आपसे पूछा जाए एक बांध और है इसी पे, नागार्जुन है, श्रीशैलम है, कृष्णराज सागर बांध। कृष्णराज सागर बांध भी किस पर है, कृष्णा नदी पर, वो कर्नाटक में है। दोस्तों कृष्णा नदी की कुछ सहायक नदियां बताऊं जैसे आपको, जैसे कोयना नदी अगर आपसे पूछे, कोयना बांध भी है महाराष्ट्र में, कोयना नदी ये इसकी सहायक है। उसके बाद में पंचगंगा, पंचगंगा कृष्णा की सहायक है, ये बहुत आता है एग्जाम में पंचगंगा वाला, ये आप याद रखिएगा पंचगंगा। उसके बाद में दूधगंगा, दूधगंगा भी कृष्णा की सहायक है, ये भी आप याद रखिएगा। और उसके साथ में भीमा है, भीमा, और फिर मालप्रभा है, घटप्रभा है। ये सारी जो मतलब सहायक नदियाँ वो किसकी हैं, कृष्णा की हैं, ठीक है दोस्तों। कृष्णा जैसे अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, कौन सी नदी पर है, तो कृष्णा नदी पर अमरावती स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया है कावेरी, कावेरी दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है, तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। दोस्तों कावेरी का उद्गम कहाँ से होता है, कावेरी का उद्गम कर्नाटक में पहाड़ियाँ आपकी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से कावेरी नदी का उद्गम होता है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपसे, तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। और दोस्तों जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी मानी जाती है, दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है कावेरी नदी, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। कावेरी नदी की लंबाई कितनी है, लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ये भी आप याद रखें। ऑप्शन में लिखा गया आपका नर्मदा नदी। दोस्तों नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है आपकी नर्मदा नदी, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये एस्चुरी का निर्माण करती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी जबलपुर में एक झरने का निर्माण करती है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो धुआंधार जलप्रपात भारत में जबलपुर में है, मध्य प्रदेश में। ये कौन सी नदी बनाती है, नर्मदा नदी बनाती है। और नर्मदा नदी के पर ओंकारेश्वर बांध भी है। कभी क्वेश्चन आए कि ओंकारेश्वर बांध जो कि कहाँ पर है,
मध्य प्रदेश में तो कौन सी नदी पर है, ओंकारेश्वर नदी पर है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, विंध्य और सतपुड़ा जो श्रेणी है उसके बीच बहती है नर्मदा नदी, ये भी आप याद रखिएगा। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कौन सी नदी के तट पर है, नर्मदा नदी के तट पर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, वरुणा और मूसी किसकी सहायक है, कृष्णा की सहायक है। अगला प्रश्न, सिगार घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है। तो दोस्तों सिगार घाटी जो है ये कौन से हिमालय के भाग में आती है, तो इस 7 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, ट्रांस हिमालय में आती है सिगार घाटी। ठीक है दोस्तों जो ट्रांस हिमालय है इसे तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। और ट्रांस हिमालय में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है, कराकोरम श्रेणी ये ट्रांस हिमालय में आती है, लद्दाख श्रेणी ये ट्रांस हिमालय में आती है, ये भी आप याद रखिएगा। और कौन सी, जांस्कर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है। तो कराकोरम, लद्दाख और जांस्कर ये ट्रांस हिमालय में आती हैं। दोस्तों ट्रांस हिमालय से कौन सी नदी निकलती है, तो ट्रांस हिमालय से 3 नदियां निकलती हैं। एक सिंधु नदी निकलती है ट्रांस हिमालय से, ये भी आप याद रखिएगा। तो कौन कौन सी नदी निकलती है ट्रांस हिमालय से, एक सिंधु के अतिरिक्त कौन सी आती है, ब्रह्मपुत्र और सतलज, ये 3 नदियां ट्रांस हिमालय से निकलती हैं। आप याद रखिएगा ये तीनों नदियां ट्रांस हिमालय की नदियां हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया ऑप्शन में शिवालिक। दोस्तों आउटर हिमालय का बाह्य भाग क्या कहलाता है, तो आउटर हिमालय को शिवालिक कहा जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आउटर हिमालय का ही नाम है शिवालिक, क्लियर। और शिवालिक जो है ये हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी मानी जाती है। दोस्तों शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच जो घाटी मिलती है इनको दून कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा गया आपका बृहत हिमालय का एक नाम और भी है, और बृहत हिमालय को क्या बोलते हैं हम, ग्रेटर हिमालय या इसी का नाम है हिमाद्री। तो हिमाद्री जो है ये बृहत हिमालय का नाम है। और हिमाद्री में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जैसे कंचनजंगा है, माउंट एवरेस्ट जो है ये ग्रेटर हिमालय में आता है। और एवरेस्ट की नई ऊंचाई कितनी मानी गई थी, 8,848.86 मीटर। कंचनजंगा है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, ये सारे हिमाद्री मतलब ग्रेटर हिमालय का भाग है। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हिमालय की कुल लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर लंबाई है हिमालय की, ये आप याद रखिएगा। और हिमालय की उत्पत्ति कौन से सागर से हुई है, टैथिस सागर से हुई है। टैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, ये न्यू फोल्ड माउंटेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है, दोस्तों भारत का न्यागरा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है। इंद्रावती नदी पर किस राज्य में, बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ में भारत का एक जलप्रपात है जिसे भारत का न्यागरा कहा जाता है, और ये कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर। और इंद्रावती नदी के नाम पर इंद्रावती टाइगर रिजर्व भी है छत्तीसगढ़ में, याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया जोग को गरसोप्पा भी कहा जाता है, गरसोप्पा जलप्रपात, और ये कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक में, याद रखिएगा। अच्छा कौन सी नदी पर है जोग या गरसोप्पा, ये बराही नदी पर है, याद रखिएगा। शिवा समुद्रम जो है, अच्छा ये शरावती पर है। जोग जो है ये आपका शरावती पर है, और कुंचिकल आपका बराही नदी पर है, याद रखिए। जोग ये है शरावती नदी पर, यह कर्नाटक में है। उसके बाद में लिखा गया आपका दूध सागर जलप्रपात। दोस्तों ये यूपीपीसीएस में भी आया था इसी साल। तो दूध सागर जलप्रपात ये गोवा में है दूध सागर जलप्रपात, और ये मांडोवी नदी पर है। मांडोवी नदी पर दूध सागर जलप्रपात है गोवा में, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, एक झरना आपको और याद रखना है, वो है आपका कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है कुंचिकल झरना, ये भी आप याद रखें। और कुंचिकल झरना जो है ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। कुंचिकल झरना कर्नाटक में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहा जाता है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है, दोस्तों ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी, सिम्पसन, ये जो सारे मरुस्थल हैं वो कहाँ पर है, तो नो का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट सैंडी मरुस्थल। दोस्तों ये है कुछ दुनिया के प्रसिद्ध मरुस्थल। जैसे अफ्रीका की बात करें पहले, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। तो अफ्रीका में 2, एक तो ये साउथ में कालाहारी, और इसके उत्तर में आपका सहारा। तो सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल दोनों अफ्रीका में है, ये भी आप याद रखिएगा। उसके बाद में हम आ जाएं दक्षिण अमेरिका। तो यहाँ पे पटागोनिया और आटाकामा ये दोनों मरुस्थल हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये देखो ऊपर उत्तरी अमेरिका है, इधर ये वाला भाग उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका में है मोजाबे डेजर्ट।
उसके बाद में चिहुआहुआन और ग्रेट बेसिन, ये सारे जो मरुस्थल हैं वो कहाँ पर है आपका, ये आपके उत्तरी अमेरिका में। एशिया में आ जाएं तो एशिया में यह है आपका छोटा सा गोबी मरुस्थल, ये वाला भाग गोबी मरुस्थल, ये मंगोलिया में है और गोबी मरुस्थल ठंडा मरुस्थल है। उसके बाद में आपका कैजलकुम, ये देखो कैजलकुम दिख रहा होगा, और कैजलकुम मरुस्थल जो है ये उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला हुआ है। उसके बाद में ये आप देख रहे होंगे छोटा सा, ये मैं जो सर्कल बनाया ये है आपका थार, भारत में जो राजस्थान राज्य है वो थार का मरुस्थल है, और थार का मरुस्थल का कुछ भाग पाकिस्तान में भी लगता है। इसके बराबर में थार के बराबर में आपका ये है आपका दस्त ए लुट, ईरान का मरुस्थल है दस्त ए लुट। नेक्स्ट इसके उत्तर में दस्त ए काबिर, और ये भी ईरान का है, दस्त ए काबिर मरुस्थल ईरान का। इसके उत्तर में जाएंगे तो लिखा हुआ है कराकुम, तो कराकुम मरुस्थल कहाँ पर है, तुर्कमेनिस्तान में। ये जो भाग है जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये है आपका कराकुम, ये तुर्कमेनिस्तान में है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में मैं बात करूँ आपको और कौन सा बचा यहाँ पे, ये है आपका अरब, सऊदी अरब वाला जो पार्ट है, तो अरब में यहाँ पे है आपका रूब अल खाली और अल नफूद। रूब अल खाली व अल नफूद मरुस्थल कहाँ पर है, तो वो है आपका सऊदी अरब में। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाते हैं। ये नीचे है आपका ऑस्ट्रेलिया, ये वाला भाग आप देख रहे होंगे, ये वाला भाग जिसको मैं और जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिख सके। ये है आपका ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये पूरा का पूरा एक आइलैंड है, ये पूरा चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। तो इसमें ग्रेट सैंडी है, देखो ग्रेट विक्टोरिया है, ग्रेट और गिब्सन है। गिब्सन के साथ साथ यहाँ पे सिम्पसन भी है, ये भी आप याद रखिएगा, सिम्पसन और तनामी, सिम्पसन और तनामी डेजर्ट भी ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी आप याद रखें। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। प्रश्न की ओर लौटते हैं, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश भी कहा गया और द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस भी कहा जाता है। द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस किसे कहा गया है, तो द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया को। और कंगारुओं की धरती किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया दोस्तों जापान, जापान को उगते सूर्य का देश कहा जाता है, और जापान का एक नाम और भी है निप्पन। निप्पन किसका नाम है, जापान का। दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो है, ये भी आप याद रखना टोक्यो। और टोक्यो कौन से द्वीप पर आता है, होन्शु द्वीप पर। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर है, और जापान की करेंसी को येन कहा जाता है, जापान की मुद्रा है येन, और इसकी संसद को डायट कहा जाता है। जापान की जो पार्लियामेंट है इसका नाम है डायट, याद रखिएगा। दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। उसके बाद में यहाँ पे लिखा गया ब्रिटेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनाक, और इनकी पार्टी का नाम है कंजर्वेटिव पार्टी, याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा, अच्छा ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन, और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ का मुख्यालय भी है। दोस्तों क्या आपको पता है कि जिसको ब्रिटेन कहा जाता है ये कितने देशों का समूह है, ब्रिटेन जिसका नाम है 3 देशों का समूह है, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये 3 देश आते हैं आपके ब्रिटेन में, याद रखना इसके बारे में, पूछता है एग्जाम में। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड 3 देशों का समूह है आपका ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिखा गया केन्या। दोस्तों केन्या की राजधानी है नैरोबी, केन्या की राजधानी नैरोबी है, और नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय भी है। UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी में, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। अच्छा बिहार से क्वेश्चन पूछा है इसने, तो ये बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो दोस्तों 10 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए 4। अच्छा भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, दोस्तों भारत में जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनकी संख्या है 15। कभी आपसे पूछा जाए कि भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो इनकी संख्या आपकी 15, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो 15। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया कृषि, कृषि किस सूची का विषय है, जवाब होगा राज्य सूची का, कृषि राज्य सूची का विषय है, याद रखना। और भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में खुला था 1960 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 क्या कहा गया, भारत का प्रधानमंत्री डैश डैश क्या होता है, चयनित होता है, गलत, निर्वाचित होता है, गलत, मनोनीत होता है, गलत। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है, तो अनुच्छेद 75 के तहत भारत का राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है।
तो कभी क्वेश्चन आए कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। व्यवहार में लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री चुना जाता है। और भारत में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत में प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों भारत का जो प्रधानमंत्री है ये नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, आप याद रखिएगा। परमाणु ऊर्जा विभाग का अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग, ये भी आप याद रखें। इसके साथ साथ और किसका अध्यक्ष होता है, तो वो आप याद रखिएगा अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद जो होती है इसका भी अध्यक्ष होता है भारत का प्रधानमंत्री। साथ साथ मंत्री परिषद की जो बैठक है इनकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण है उसका अध्यक्ष भी भारत का प्रधानमंत्री होता है। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनकी किताब का नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी है। दोस्तों कौन सा अधिनियम था जिसको गुलामी का अधिनियम कहा गया, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो 12 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिनियम कहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। दोस्तों जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इसी के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना जो हुई ये कौन से अधिनियम के द्वारा हुई थी, 1935 के अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखें। और भारत के संविधान का 60 से 65% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है भारत शासन अधिनियम 1919, इसके द्वारा क्या हुआ कि भारत में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो हुई भारत में वो इसी अधिनियम के द्वारा हुई और पहली बार महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दिया गया था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, याद रखिएगा। 1858 के अधिनियम के द्वारा जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इससे शासन की बागडोर सीधे किसके हाथ में चली गई, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई थी इस अधिनियम के द्वारा। तो गुलामी का अधिनियम किसे कहा जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था। दोस्तों संविधान सभा का जो प्रतीक चिन्ह है वो था आपका हाथी, ऑप्शन सी हाथी। दोस्तों 12 अगस्त को प्रतिवर्ष विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस होता है। और भारत सरकार ने हाथियों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया था 1992 में, याद रखिएगा। और 2010 में हाथी को भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु बनाया गया था। ठीक है दोस्तों संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन के कहने पर। कभी क्वेश्चन आए कि संविधान सभा किस मिशन के तहत बनी, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर संविधान सभा का गठन किया गया था, ये आप याद रखिएगा। तो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था संविधान सभा का, वो था हाथी, याद रखें। नेक्स्ट है वन्यजीव संरक्षण निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है। दोस्तों वन्यजीव संरक्षण ये DPSP में भी आता है और ये मौलिक कर्तव्य के रूप में भी आता है। तो आप याद रखिएगा 14 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ये आपका मौलिक कर्तव्य है और DPSP के तहत भी शामिल किया जाता है। दोस्तों आर्टिकल 48A में कहा गया है वन्यजीवों की सुरक्षा की बात और आर्टिकल 51AG में कही गई है मौलिक अधिकारों के तहत वन्यजीवों के संरक्षण की बात, दोनों आप याद रखें। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम लाया गया था 1972 में, ये आप याद रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था, तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लाया गया था। और भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कहाँ मतलब अनुसंधान कहाँ पर है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, वन्यजीव संस्थान, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान है आपका देहरादून में, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है जो कि उत्तराखंड की राजधानी है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। दोस्तों कल्याणकारी राज्य का मतलब क्या होता है। दोस्तों कल्याणकारी राज्य का मतलब है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करना। तो ये इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना। दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहाँ पे देखी जाती है, तो भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य ही क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। DPSP जो है ये आर्टिकल 36 से 51 तक में लिखे गए हैं।
आर्टिकल 36 से 51 भाग 4 में ये लिखे गए हैं और इनको लिया गया था आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से लिया गया था इनको, ये भी आप याद रखिएगा। कल्याणकारी राज्य डीपीएसपी का ही भाग है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 16, भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत में जिनको दार्शनिक राजा कहा गया? तो 16 का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत का दार्शनिक राजा कहा जाता है। दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी थे और उसके बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति भी बने थे। दोस्तों हम बात करें सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, तो इनकी जयंती होती है 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में। नेशनल टीचर डे 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और ये किसकी जयंती होती है? तो ये राधाकृष्णन की जयंती होती है, ये भी आप याद रखें। दोस्तों इनकी एक किताब बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है आपके एग्जाम में, वो है इंडियन फिलोसॉफी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आप याद रखना, इंडियन फिलोसॉफी जो किताब है वो लिखी है किसके द्वारा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा। और एक द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ भी है इन्हीं की, द फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ ये भी इन्हीं की है, ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में लिखा गया आपका जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, ये भी आप याद रखें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें बिहार का गांधी कहा जाता है, भारत का अजात शत्रु कहा जाता है। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और इनकी किताब है आपकी इंडिया डिवाइडेड किताब किसने लिखी है? तो राजेंद्र प्रसाद की किताब है इंडिया डिवाइडेड। और दोस्तों जो राजेंद्र प्रसाद हैं ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी बनाए गए थे 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को, नवंबर लिख दिया, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखिएगा। और यहाँ पे लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। दोस्तों भारत का मिसाइल मैन इन्हें कहा जाता है, भारत का मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को कहा गया है, ये भी आप याद रखें। और इनकी आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, ये भी आप याद रखिएगा। ये किसकी आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर? तो ये अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम है विंग्स ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनकी एक किताब और भी है इंडिया 2020, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों भारत में जो उड़ीसा में व्हीलर द्वीप है और व्हीलर द्वीप का नया नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप, याद रखिएगा। और इनकी एक किताब आप और याद रखना, इग्नाइटेड माइंड किसकी किताब है? तो दोस्तों इग्नाइटेड माइंड किताब है अब्दुल कलाम की, ये भी आप याद रखें। भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है और ये भारत में 2002 से लेकर 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे और इन्होंने पूरा मॉडल भी दिया था, पूरा मॉडल प्रोवाइडिंग अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरिया, पूरा मॉडल ये अब्दुल कलाम की देन है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थान की स्थापना करने का प्रावधान है अनुच्छेद 40 में, ऑप्शन सी आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत बाई स्टेट के द्वारा ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा अनुच्छेद 40 के तहत। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा लिखी गई है, राज्य को परिभाषित किया गया है। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 12 में भी राज्य की परिभाषा है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 42 लिखा गया है, यहाँ पे प्रसूति सहायता, यदि कोई गर्भवती महिला है तो वो मातृत्व अवकाश ले सकती है, प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 42 में। अनुच्छेद 38 में क्या है? अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए कार्य करेगा। तो लोक कल्याण का जो बात की गई है वो किस में की गई है? अनुच्छेद 38 में बात की गई है लोक कल्याण के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने माह के भीतर किया जाएगा? दोस्तों यदि पंचायत भंग होती है तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर होता है, याद रखिएगा। भारत में पंचायत की शुरुआत कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से भारत में औपचारिक रूप से पंचायत राज की शुरुआत कर दी गई थी। 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने, ऑप्शन डी प्रशासनिक सुधार आयोग। दोस्तों सरकारी आयोग लिखा गया है केंद्र और राज्यों के बीच संबंध
केंद्र व राज्यों के बीच संबंध जो बनाए गए हैं वो सरकार या आयोग की सिफारिश पर ही बनाए गए हैं। राज्यपाल के पद को बनाए रखने की सिफारिश की थी और भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन सरकार या आयोग के कहने पर ही किया गया है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन संख्या 20, क्या कहा गया? पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? दोस्तों पन्नालाल घोष क्या बजाते हैं? ये बांसुरी बजाते हैं। ऑप्शन सी बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया भी आप याद रखिएगा, हरिप्रसाद चौरसिया ये भी बांसुरी वादन करते हैं, ये आप याद रखें। दोस्तों यहाँ पे लिखा गया तबला वादन, तो जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा कुरैशी, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा कुरैशी किसके लिए प्रसिद्ध है? तबला वादन के लिए प्रसिद्ध है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद में शहनाई वादन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां अवार्ड भी मिलते हैं संगीत के लिए, तो बिस्मिल्लाह खां को शहनाई का जादूगर कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। दोस्तों क्या आपको पता है कि भारत की एकमात्र शहनाई वादन जो करती है वो महिला कौन है? तो भारत की एकमात्र शहनाई वादक महिला वो है आपकी बागेश्वरी कमर। बागेश्वरी कमर भारत की एकमात्र शहनाई वादन महिला है, ये आप याद रखना, बागेश्वरी कमर। इन्हें शहनाई की रानी भी कहा जाता है, क्वीन ऑफ शहनाई, बागेश्वरी कमर। यहाँ पे लिखा गया है सरोद। दोस्तों अमजद अली खान, अमजद अली खान ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? तो अमजद अली खान ने प्रसिद्धि हासिल की है सरोद वादन में, याद रखिएगा। उसके बाद में बजाहत खान है, अली अकबर खान है, अली अकबर खान बहुत इंपॉर्टेंट है, अली अकबर खान ये भी सरोद वादन करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, अली अकबर खान। इसके साथ साथ कल्याण कुमार मुखर्जी, अलाउद्दीन खान, ये सारे सरोद वादन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये था आज का मॉक टेस्ट। आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। बस रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरी देखें, बस एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत कुछ जानने को मिलता है आपको। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले मॉक टेस्ट के साथ, मिलता हूँ जल्दी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जीके पॉइंट।